Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Javier Shahid, and today we are going to study postural control. So let's start with the posture. कि posture हमारे पास एक ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी अपराइट रहती है against the gravity while standing, sitting or lying down. पोस्चर की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक्टिव और इनएक्टिव पोस्चर. एक्टिव पोस्चर की आगे से दो टाइप्स आती हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक. अब बात करते हैं व्हाट इज प्रॉपर पोस्चर. प्रॉपर पोस्चर हमारे पास एक ऐसा पोस्चर होता है कि जिसके अंदर हमारी बोन्स और जॉइंट्स ठीक अलाइनमेंट के अंदर हों ताकि हमारे जो मसल्स हैं वो ठीक तरह वर्क कर सके. अब अगर हमारा पोस्चर करेक्ट अलाइनमेंट में होगा तो इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि हमारे पास जो एबनॉर्मल वेयरिंग आ जाती है जॉइंट सर्फेसिस की ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि रिजल्ट करती है आर्थराइटिस में या वियरिंग एंड टियरिंग ऑफ द जॉइंट्स, उसमें जो है वो कमी रहेगी. इसके अलावा जब लिगामेंट्स पे स्ट्रेस कम रहेगा तो वो सारे जॉइंट्स है स्पाइन के वो आपस में ठीक तरह परफॉर्म कर सकेंगे. इसके अलावा हमारी जो स्पाइन है वो किसी भी फिक्स्ड पोजीशन के अंदर खुद को फिक्स नहीं करेगी. एबनॉर्मल पोजीशंस जैसे कि लॉर्डोसिस या कह लें कि जो हमारे पास थोड़ा सिक कर्वेचर आ जाता है, डिटोरिएशन ऑफ द थोरेसिक कर्वेचर, या हमारे पास लंबल लॉर्डोसिस आ जाता है, या जो भी हमारे पास इस तरह से नॉर्मल पोजीशन आ जाती है स्पाइन की, वो फिक्स नहीं होती. इसके अलावा मसल्स फटीग में नहीं जाते. जब मसल्स फटीग में नहीं जाते तो हमारी बॉडी लेस एनर्जी यूज़ करती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो काम करती है. ओवर यूज़ के मसले नहीं आते. इसके अलावा बैक पेन और मस्कुलर पेन नहीं आती. और ओवरऑल अगर आपका पोस्चर ठीक होगा, जैसे कि फॉरवर्ड नहीं है या राउंडेड शोल्डर्स नहीं है, तो आपकी ओवरऑल अपीयरेंस भी अच्छी होती है. प्रॉपर पोस्चर रिक्वायरमेंट्स के लिए मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी होती है, जॉइंट्स का नॉर्मल पोजीशन में होना ज़रूरी होता है. इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पोस्चरल मसल्स का होना बहुत ज़रूरी है और बैलेंस चाहिए दोनों साइड के जो स्पाइन के मसल्स हैं उनके अंदर. अगर आपके स्पाइन के एक साइड के मसल्स वीक हो गए तो डेफिनेटली दूसरे मसल्स टाइट हो जाएंगे. अगर दोनों बैलेंस में होंगे तो आपका जो स्पाइन का जो कर्व नॉर्मल एस शेप कर्व वो मेंटेन रहेगा. इसके अलावा अवेयरनेस ऑफ योर ओन पोस्चर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और इसके अलावा अवेयरनेस ऑफ द प्रॉपर पोस्चर इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि आप अपने डिटोरिएटेड पोस्चर को करेक्ट कर सकें खुद ही. अब जो पुअर पोस्चर होता है उसका नुकसान ये होता है कि अगर नॉर्मल ह्यूमन हेड है उसका जो वेट है वो 8 से 10 पाउंड्स होता है और वो टोटल 8% ऑफ द बॉडी मास कॉम्प्रोमाइज मतलब उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है. न्यूट्रल पोजीशन के अंदर हेड फील्स एज इट इज वेज नथिंग. ठीक है, नॉर्मल पोजीशन के अंदर हेड का कोई वेट फील नहीं हो रहा था बॉडी को, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये निज़ाम ही ऐसा रखा है. लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी हेड जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है तो इट मीन्स कि आपका जो बैलेंस पोस्चर है वो खराब हो गया. अब ये होता है कि जो हमारा सर है वो हमारी बॉडी के ऊपर वेट फील करवाना शुरू कर देता है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रहा होता है और टेंशन आ रही होती है नेक मसल्स के ऊपर और सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर. अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट अर्ली टाइम में कर दिया जाए तो जो स्पाइन का परमानेंट पोस्चर है वो लॉस नहीं होता और एडिशनल जो मसल्स हैं वो भी ठीक रहते हैं. इसके अलावा बॉडी का जो कर्वेचर है वो भी ठीक रहता है. और अगर हमारा थोड़ा सा भी न्यूट्रल बैलेंस खराब होता है, 1 इंच भी अगर हमारा जो हेड है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है तो हमारी बॉडी के ऊपर हमारे हेड का वेट डबल हो जाता है. तो इसलिए यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये नॉर्मल है, करेक्ट अलाइनमेंट है, इसके अंदर थोड़ा सा शिफ्ट आया, इसके अंदर ज़्यादा शिफ्ट आया. तो अल्टीमेटली जो आपकी सर्वाइकल का जो कर्वेचर होता है वो भी खराब हो जाता है. इसके अलावा मसल स्ट्रेस आउट रहते हैं, फटीग में रहते हैं. इसके अलावा और राउंडेड शोल्डर्स के इश्यूज भी आ जाते हैं. इसके अलावा फिर ट्रिगर पॉइंट्स वगैरह डिफरेंट इश्यूज साथ साथ आते जाते हैं. और इन शॉर्ट करेक्ट पोस्चर इसलिए बहुत ज़रूरी है. अब बात करते हैं पोस्चर चेंज विद एज. ये तो हमने बात की थी फॉरवर्ड हेड, ये किसी भी एज में हो सकता है, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से हो सकता है, या प्रॉपर बैठने के तरीके जो है उससे हो सकता है, सॉरी इम्प्रॉपर बैठने के तरीक़ों से हो सकता है, और यूजुअली ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से ही होता है. नॉर्मल जनरेशन में आप देखेंगे फॉरवर्ड हेड इज़ वेरी मच कॉमन. अब बात करते हैं पोस्चरल चेंजेस विद एज. पोस्चरल चेंजेस विद एज में बात की जाए तो हमारे पास फॉरवर्ड हेड आता है. इसके अलावा हमारे पास राउंडेड शोल्डर्स
है हमारे पास लॉर्डेटिक कर्व में इंक्रीज और इट में डिक्रीज, लेकिन जो हिप के फ्लेक्सर्स हैं, हिप की जो फ्लेक्शन है वो इंक्रीज कर जाती है और नी की जो फ्लेक्शन है वो इंक्रीज कर जाती है, एंड इट इज मेजर्ड वाया प्लम लाइन। अब बात करते हैं कि प्लम लाइन टेस्ट कैसे किया जाता है। साइड व्यू के अंदर ये देखा जाए कि हमारी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है ना, उसकी जो बोनी लैंडमार्क्स है, जो सरफेस लैंडमार्क्स है, उनको हम देख लेते हैं। बोनी लैंडमार्क्स ये होते हैं कि हमारा जो क्रोनल सुचर है उधर से आप स्टार्ट करते हैं, बिहाइंड द क्रोनल सुचर आप थ्रू एक्सटर्नल आर्टरी मीटर्स जाते हैं, थ्रू डेंस ऑफ द एक्सेस जाते हैं, फिर थ्रू सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडीज, थ्रू लंबर वर्टिब्रल बॉडीज, थ्रू सैक्रल प्रोमोनेंट्री, behind the hip joint, anterior to the nail joint and anterior to the ankle joint। एक बार फिर से देख लें कि behind the coronal suture है, external artery behind the coronal suture है और through the external artery meatus, through the dens of the axis, through the cervical vertebral bodies, through the lumbar vertebral bodies, through the sacral promontory और behind the hip joint। ठीक है, behind the coronal suture और behind the hip joint है। इसके अलावा through वर्टिबल बॉडी है और एंटीरियर टू नी जॉइंट और एंटीरियर टू एंकल जॉइंट। अगर हम सरफेस लाइन बॉक्स की बात कर लें तो हम बात करते हैं कि थ्रू द ईयर लोब, थ्रू द शोल्डर जॉइंट, थ्रू द ईयर लोब, थ्रू द शोल्डर जॉइंट, मिडवे ऑफ द ट्रंक, थ्रू द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, एंटीरियर टू द नी जॉइंट एंड एंटीरियर टू द एंकल जॉइंट। ओके, एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लें। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास जो सरफेस लैंडमार्क्स है वो क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं थ्रू द ईयर लोब, थ्रू द शोल्डर जॉइंट, मिडवे ऑफ द ट्रंक, थ्रू द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, एंटीरियर टू द नी जॉइंट एंड एंटीरियर टू द एंकल जॉइंट। अगर हम प्लम लाइन टेस्ट जो है वो फ्रंट या बैक से देखें तो इसके अंदर जो हमारे फीट वो इक्विडिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द प्लम लाइन, और हमारे पास जो फीट है वो 3 डिग्रीज अपार्ट रखे जाते हैं, प्लस हमारे पास 10 to 15 डिग्री एबडक्शन आ जाती है, एबडक्शन आ जाती है ऑफ ईच फुट और थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस तरह आप इंटीरियर या बैक से जो है वो मेक कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है कि फीट इक्विडिस्टेंट है, पैरेललिटी ऑफ द फीट है, यानी एक साथ है, पैरेलल है फीट। स्टैंडर्ड पोस्चर ये है कि 3 डिग्री अपार्ट है, प्लस 10 to 15 डिग्री ऑफ द एबडक्शन ऑफ द फीट आ रही है थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं मस्कुलर स्केलेटन चेंजेस की कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी क्या क्या एक्सपीरियंस करती है। बोन डेंसिटी लॉस अकर्स अर्लियर इन स्पाइन। ठीक है, बोन डेंसिटी लॉस जो है वो स्पाइन में पहले होना स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करें इंटरवर्टिब्रल डिस्क की तो ये कंप्रेसिव लोड्स को रिस्पॉन्स कर रही होती है जो कि ट्रंक के ऊपर आ रहे होते हैं। नीड्स टू टॉलरेट स्ट्रेंथ एंड शियरिंग स्ट्रेसेस ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, ये तो उसका काम है ना कि उसने कंप्रेसिव लोड्स को देखना है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात कर रहे हैं हम, और उसने टेंसाइल और शेयरिंग स्ट्रेसेस देखने हैं एक्सियल स्केलेटन के। फिर हम बात करते हैं कि लोड ऑन लंबर डिस्क इन सिटिंग इज 3 times greater than the weight of the trunk। ठीक है, लोड ऑन द लंबर डिस्क इन सिटिंग इज 3 times weight of the trunk और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 20 to 30% weight हाइट ऑफ द स्पाइनल कॉलम। इसके अलावा इट मे कोलैप्स एंड डिक्रीज इन ऑफ द इंडिविजुअल। अगर आपके जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसके ऊपर कह लें कि लोड ज़्यादा आ रहे हैं, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम उसमें से जो उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, तो इट मीन्स कि हाइट ऑफ द इंडिविजुअल भी कम होना स्टार्ट हो जाती है और वो 20 to 30% हाइट ऑफ द स्पाइनल कॉलम कॉन्स्टिट्यूट कर रही होती है। आगे बात करें कि वर्टिब्रा की, पीछे हमने बात की इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, अब बात करते हैं वर्टिब्रा की। जब 35% लॉस है ऑस्टियस टिश्यू का, वो 50% डिक्रीज इन स्ट्रेंथ कॉज करता है वर्टिब्रा की। अबाउट 0.75 या 1% पर ईयर बिगनिंग एट 30। और अच्छा, जो यहाँ पे बात हो रही है वुमेन की, कि जो वुमेन है वो लूज करती है 0.75 या 1% पर ईयर एट द एज ऑफ 30। ठीक है, और ये जो 2 से 3% हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज और मे लूज 30% बोन मास ऑफ स्पाइन बाय द एज 70। सॉरी, हम दोबारा से इस लाइन को रिपीट कर लेते हैं, इसमें फ्लो नहीं था। कि जो वुमेन है वो पर ईयर कितना बोन मास लूज करती हैं स्पाइन का। ठीक है,
तो जो वुमेन है बाय द एज ऑफ 30 0.75 से 1% लूज करती हैं पर ईयर, मतलब स्टार्ट होना वो लूज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एट द एज ऑफ 30। लेकिन ये इंक्रीज कर जाता है 2 to 3% एट मेनोपॉज। जब वो मेनोपॉज में पहुंचती है तो 2 to 3% वो लूज करना स्टार्ट कर देती है sorry, and they may lose 30% bone mass of spine by the age 70, whereas men lose 4% per year beginning at 50। ठीक है, अब बात करते हैं आईवी जॉइंट्स की, जो कि हमारे पास ऑस्टियोफाइट्स में प्रोन, मतलब उनमें ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो सकते हैं जो कि रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज कर देते हैं, स्पेशली इन द सर्वाइकल स्पाइन। आर्टिकुलर कार्टिलेज में अगर थिकनेस डिक्रीज होगी है तो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी में वो कॉज करेगी डिक्रीज इन द अपराइट हाइट। लिगामेंट्स में अगर मसला आ रहा है तो यानी उनकी अगर मोबिलिटी वगैरह लॉस हो गया तो हमारे पास फिक्स्ड पोस्टरल रिलेशनशिप्स आएंगे बिटवीन द वर्टिब्रा और टेंसाइल एबिलिटी डीजनरेट्स ओवर टाइम। कोमोर्बिडिटी फैक्टर्स जो कि पोस्चर या पोस्चर को अफेक्ट करते हैं, उसमें टेनाइटिस आता है, यानी कानों में शोर आवाज़ें आना, विजुअल इम्पेयरमेंट्स, डेफनेस, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन एंड वेस्टिब्यूलर प्रॉब्लम्स। डिप्रेशन एक भी पोस्चर को अफेक्ट करता है, लेथार्जी, लैक ऑफ स्लीप एंड एपैथी। अलाइनमेंट इज डन विद अ पाम लाइन। इसके अंदर हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं सैजिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स प्लेन की इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरली। By the 7th decade, 70% of the subjects saw degenerative changes in the spine। यानी 70 साल की उम्र तक 70% लोगों में degenerative changes spine के अंदर आते ही हैं। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है वो 8% लोगों में होता है जो कि 55 से अबव है, और जिसकी वजह से उनकी जो सर्वाइकल की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होती है और एज अ रिजल्ट फॉरवर्ड हेड भी होता है। पोस्टल होल्डिंग, पोस्टल स्प्रे और इक्विलिब्रियम को जो है इंस्पेक्ट करना वो बहुत ज़रूरी है। लॉस ऑफ पोस्टल कंट्रोल अगर पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है तो इट मीन्स कि उसका रिस्क ऑफ फॉल भी इंक्रीज कर जाता है। और असेस करना पोस्चर को इन टर्म्स ऑफ द डायनामिक बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम टाइम अप एंड गो टेस्ट, गेट अप एंड गो टेस्ट या टाइम अप एंड गो टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी फंक्शन प्राइमरी गोल तो नहीं है पोस्चर कंट्रोल का, बट समहाउ इट इज आल्सो बीइंग अफेक्टेड क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। जब पेशेंट बैठा हो तो इसके अंदर आपने इसका थोरैक्स ऑब्जर्व करना है कि इज एबल टू मूव एयर फॉरवर्ड बेंड में कंप्रेस एब्डोमेन अगेंस्ट द डायफ्राम, ठीक है। और ये साइंस ऑफ फटीग भी आ सकते हैं। इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट एंड स्लाइट यूज ऑफ द एक्सेसरी मसल्स। जब पेशेंट का रेस्पिरेटरी फंक्शन अफेक्ट होता है तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट जो है एक्सपीरियंस करता है। अब बात करते हैं स्पाइनल पैथोलॉजीज ऑफ द एल्डरली। सबसे पहले हमारे पास आती है लंबर स्टेनोसिस। यूजुअली ये 60 साल की उम्र तक देखी जाती है। ऑस्टियोफाइट्स जो है वो इम्पेंज करते हैं लिगामेंट्स को, और पेन वर्सन होती है जब पेशेंट वॉक कर रहा हो या एक्सटेंडेड लंबर स्पाइन हो, और जब फ्लेक्स पोजीशन होगी तो पेशेंट को पेन नहीं आएगी। अगर हम बात करें वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स की तो ये लोकलाइज पेन कॉज करते हैं। यूजुअली T5 से लेके L4 तक मोस्ट कॉमन है, यूजुअली इन द लोअर थोरेसिक एंड द अपर लंबर स्पाइन। और ये रूटीन बेंडिंग लिफ्टिंग में जो है वो मूवमेंट्स की वजह से ना होते हैं। मे बी एसिम्पटोमेटिक एंड ग्रेजुअल। मल्टीपल फ्रैक्चर्स कॉज शॉर्टनिंग which leads to the respiratory problems, especially in the thoracic spine fracture. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस 60 to 75% लोगों में है। इसके अलावा ये डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से है। ये मोस्ट कॉमन है C5 to C6। इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेसिक जॉइंट्स होती है इसके अंदर। लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस में रेडिकुलेट, और जो इसका ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेनी है। मे बी जो है इमोबिलाइज किया जाए पेशेंट को सॉफ्ट कॉलर सर्वाइकल कॉलर के साथ, सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर के साथ, नेक इन न्यूट्रल एंड स्लाइड फ्लेक्शन। और इसके अलावा आप हीट दे सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन मेंटेन
कर सकते हैं। ऑसिफिकेशन ऑफ द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, इसके अंदर हमारे पास लिमिटेशंस आ रही है, नेक फ्लेक्शन और रेडिकुलोपैथी आ रही है हमारे पास। ट्रीटमेंट इसका ही अवॉइड स्टैटिक एक्टिविटीज लाइक निटिंग एंड कंप्यूटर, इसको हम कह रहे हैं OPLL, ऑसिफिकेशन ऑफ द पोस्टीरियर लिगामेंट। पोस्चर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोलिंग द बॉडीज पोजीशन इन स्पेस फॉर पर्पसेस ऑफ स्टेबिलिटी एंड ओरिएंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पोस्चरल स्टेबिलिटी हम कहते हैं कि मेंटेन द पोजीशन ऑफ बॉडी COM विद इन द स्पेसिफिक बाउंड्रीज ऑफ स्पेस, लिमिट्स ऑफ स्टेबिलिटी। पोजीशन ऑफ बॉडी को आपने लिमिट्स ऑफ स्टेबिलिटी में या स्पेसिफिक बाउंड्रीज में मेंटेन करना है, इसको हम पोस्चरल स्टेबिलिटी कहते हैं। पोस्चरल ओरिएंटेशन में है कि मेंटेन अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी सेगमेंट्स, the body and the environment for the task। ठीक है, क्या डिफरेंस है हमारे पास पोस्चरल ओरिएंटेशन और पोस्चरल स्टेबिलिटी में? पोस्चरल स्टेबिलिटी ये है कि आपने बॉडी की जो पोजीशन है वो स्पेसिफिक बाउंड्रीज के अंदर मेंटेन करनी है, और पोस्चरल ओरिएंटेशन में ये है कि आपने अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप मेंटेन करना है बिटवीन द बॉडी सेगमेंट्स, बॉडी एंड द एनवायरनमेंट फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। पोस्चरल कंट्रोल के अंदर हम देखते हैं आगे रिएक्टिव कंट्रोल, प्रोएक्टिव कंट्रोल और अडैप्टिव पोस्चरल कंट्रोल, जो कि वेरी करता है विद द फंक्शनल टास्क। प्रोएक्टिव में एंटिसिपेटरी कंट्रोल आ जाता है और रिएक्टिव नॉर्मल जो कंट्रोल है। पोस्चरल कंट्रोल में हमारे पास कंपोनेंट्स जो आते हैं वो आते हैं सेंसरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ द बॉडी, इसके अलावा CNS इंटीग्रेशन और मोटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है टास्क परफॉर्म करने के लिए। पोस्चरल रिक्वायरमेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेंसरी और मोटर सिस्टम है वो इकट्ठा काम कर रहे होते हैं। मोटर स्ट्रेटजीज होती हैं कि उन्होंने ऑर्गेनाइज करनी होती है मूवमेंट्स फॉर द अप्रोप्रिएट कंट्रोलिंग बॉडी पोजीशंस। सेंसरी में ये है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम आवर सेंसेस, विजुअल्स, मेटोसेंसरी एंड वेस्टिबुलर सिस्टम्स फॉर पोस्चरल कंट्रोल उधर जाती है। सेंसरी मोटर स्ट्रेटजीज ये है कि रिफ्लेक्ट रूल्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एंड मोटर एस्पेक्ट्स ऑफ द पोस्चरल कंट्रोल। ये पोस्चरल रिक्वायरमेंट्स है। सेंसरी मोटर स्ट्रेटजीज है, सेंसरी स्ट्रेटजीज है और मोटर स्ट्रेटजीज है। Changes in tone and seen in any gravity muscles during normal upright standing to counteract the force of gravity। हमारे पास टोनिंग एक्टिविटी आ रही होती है क्वाइट स्टैंस के अंदर, इज सीन इन गैस्ट्रोइक या सोलियस ग्रुप ऑफ मसल्स, जिसके अंदर जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो इंटीरियर टू नी एंड एंकल होती है। जो हमारे पास टेंडर चिलास है व्हेन बॉडी स्वेज बैक, इसके अंदर आ रही होती है। फिर हमारे पास ग्लूटियस मीडियस एंड TFL, उसके अंदर आ रही होती है। इलियोसॉस प्रिवेंट्स हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द hips, thoracic erector spine in the trunk, इसके अंदर हमारे पास लाइन ऑफ ग्रेविटी है falls in front of the spinal column। हम देख रहे हैं कि changes in tone is seen in certain anti-gravity muscles during normal upright standing to counteract the force of gravity। तो कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? ठीक है, टोनिक एक्टिविटी इन क्वाइट स्टैंस इज सीन इन मसल्स के अंदर जो एक्टिविटी है वो देखी जाती है, जिसके अंदर हमारे पास ये सारे मसल्स आ रहे हैं। जब गैस्ट्रिक सोलियस ग्रुप आ रहा है यानी एंकल के मसल्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर हमारे पास जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो इंटीरियर टू नी एंड द एंकल आ रही है। यहाँ पे ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है। फिर टेंडर चिलिस है, ये तब आ रहा है जब द बॉडी स्वेज बैक। फिर हमारे पास ग्लूटियस मीडियस है और TFL है। फिर हमारे पास इलियोसॉस है जो प्रिवेंट कर रहा है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हिप्स, और थोरेसिक इरेक्टर स्पाइन ट्रंक में आ रही है, और ये तब आ रही है जब LOG gravity falls in the front of the spine। To maintain equilibrium by changing the system to kick in the strategies, either respond to an external disturbance, prevent disturbances to the system, respond to the unexpected disruptions during gait, activate during a volatilization movement of the center of mass, you need recovery of stability, distal to proximal via these strategies। आपने इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये स्ट्रेटजीज आ सकती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपने सिस्टम को डिस्टर्बेंस होने से बचाना है। फिर चलते हुए आपने अनएक्सपेक्टेड जो डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं उनसे बचाना है, और इसके अलावा आइदर रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, स्पोर्ट सरफेस मूव्स। एंकल स्ट्रेटजीज के अंदर ये है कि आपने रिस्पॉन्स करना है टू द स्मॉल पर्टर्बेशंस ऑन अ फर्म सरफेस। हिप स्ट्रेटजी ये है कि आपने लार्जर फास्टर पर्टर्बेशंस ऑन अ स्मॉलर और द कंप्लायंट सरफेस करने हैं। स्टॉपिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये है कि रिस्पॉन्स टू द स्ट्रॉन्ग पर्टर्बेशन इनफ टू डिस्प्लेस
COM outside the base of support. सिटिंग बैलेंस मेंटेनेंस के अंदर मूवमेंट ऑफ ट्रंक आ रही है एट अबाउट द हिप. बैकवर्ड स्वे के अंदर हमारे पास आ रहा है एक्टिवेशन ऑफ द हिप फ्लेक्सर्स, क्वाड्स, एब्स एंड नेक फ्लेक्सर्स. फॉरवर्ड स्वे के अंदर हमारे पास नेक, ट्रंक, हिप एक्सटेंसर्स और एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स आ रहे हैं. PT should determine if the motor strategies are present and normal, present but limited, are present but inappropriate for the particular context or situation, abnormal या absent. 5 चीजें आनी या तो है और नॉर्मल है, या तो है बट लिमिटेड है, या है लेकिन इनअप्रोप्रिएट, या तो अब नॉर्मल है या तो है ही नहीं. फंक्शनल बैलेंस टेस्ट के अंदर आपने स्टैटिक बैलेंस असेस करना है रॉम्बर्ग टेस्ट से और शार्पन्ड रॉम्बर्ग टेस्ट से. डायनामिक बैलेंस आपने जो है वो चेक करना है फॉलोइंग टेस्ट जो आ रहे हैं. इसके अंदर हमारे पास आ रहा है फंक्शनल रीच टेस्ट, बर्ग बैलेंस स्केल, फिर हमारे पास गेट अप एंड गो टेस्ट, टाइम गेट अप एंड गो टेस्ट, टाइम बी फुट वॉक टेस्ट, 3-minute walk test, observational gait analysis and response to the manual perturbations. सेंसरी स्ट्रेटजीज ये है कि इसके अंदर आपने देखना है विजुअल इनपुट, जिसके अंदर हमारे पास विजुअल प्रोप्रियोसेप्शन और ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, रेफरेंस टू द एनवायरनमेंट. फिर हमारे पास स्मेटोसेंसरी इनपुट आ रहा है कि डिटेक्शन ऑफ द रिलेटिव ओरिएंटेशन एंड द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स. फिर हमारे पास वेस्टिबुलर इनपुट आ रहा है डिटेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द हेड. ट्रीटमेंट ये है कि आपने हेल्प करना पेशेंट टू फाइंड इट्स वर्टिकल पोजीशन एंड एबिलिटी टू मेंटेन दैट, ऑगमेंट दैट व्हाट सिस्टम इज नॉट प्रोवाइडिंग एंड ऑगमेंट व्हाट दे आर नॉट यूजिंग. ट्रीट मोटर स्ट्रेटजीज में सेल्फ इनिशिएटेड स्प्रे, परटुर्बेशन ऑफ द हिप एंड द शोल्डर और एंटिसिपेटरी कंट्रोल, थ्रो और रीच. क्विक आइस ट्रीटमेंट आ जाता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आ जाती है, व्हाइल परफॉर्मिंग कंट्रोल्स, एयर सेंसरी स्ट्रेटजीज आ सकती हैं टू रिमूव और डिक्रीज cues for reliant persons or facilitate vestibular input. So that was all about today's lecture, जिसके अंदर हमने मोटर और सेंसरी स्ट्रेटजीज और पोस्टरल टोन रिक्वायरमेंट, स्पाइनल पैथोलॉजी ऑफ द एल्डरली, अलाइनमेंट और MSK चेंजेस, प्लम लाइन और रॉबर्ट पोस्टर को स्टडी किया in the postural control. I hope all of you understand it well. बहुत क्विक लेक्चर था. If anything is not getting to you, you can ask in the comment section. Allah Hafiz, take care.